नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में तो आज यह था कि अब यह स्पष्ट हो गया कि किसान आंदोलन का पथ भ्रष्ट हो गया। जिस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए किसान किसान समझ करके किसान आंदोलन में आए थे, उन्हें अब मुंह की खानी पड़ी है, धोखा मिला है। और अब किसान के रूप में कुछ और लोग इस आंदोलन को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। वह आज के मीटिंग और बाइकाट के बाद स्पष्ट हो गया है। उसके विस्तृत विवरण कुछ मिनट करने से पहले एक अफसोसजनक सूचना और दे देता हूं। पहला अफसोसजनक यह कि किसानों ने समझौता तोड़ दिया, सरकार के बताए हुए अति उत्तम सर्वोत्तम निर्णय को मानने से इनकार कर दिया। उससे भी बुरी बात यह कि अपने देश में एक पश्चिम बंगाल जगह है जो हम मानते हैं कि वो भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन वहाँ का जो कानून व्यवस्था है, वहाँ का जो कार्य प्रणाली है, वह नहीं बताता कि वो भारत के किसी भी कोने के कानून व्यवस्था के रूप में संचालित हो रहा है। हम लोग सिनेमा देखते हैं कि एक खलनायक आता है और उसके गुंडे, उसके गुर्गे लड़कियों को उठा लाते हैं। वो रास्ते में जा रहा है, जो लड़की अच्छी लगी उसको उठवा लिया, जो उस घर में मन किया उस घर में आग लगा दिया। मतलब उसके मन में जो आया वो किया, उसे किसी का खौफ नहीं है। टीवी चैनल वाले जब पुलिस बल के मौजूदगी में पश्चिम बंगाल के कुछ भाग में गए तो इससे भी ज़्यादा विभत्स स्थिति का सामना हुआ और सारे के सारे लोगों का शीश शर्म से झुक गया कि यह वही देश है जहां वोट बैंक के चक्कर में, अपने लोगों को वोट देने के चक्कर में अपनी इज्जत उतरवाने पर लोग मजबूर हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की स्थिति ऐसी है कि खुल के लोग यह भी नहीं कह सकते कि ममता बनर्जी गुंडई पर उतर आई हैं। कुछ लोग जरूर कह रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस भगवान है, जो पुलिस चाहे वो हो, लेकिन पुलिस के साथ साथ ममता बनर्जी का वो मंत्री, वो विधायक भी अव्वल दर्जे का शैतान है, जो महिलाओं को उठा लेता है, उनके साथ बलात्कार और व्यभिचार करता है। और पश्चिम बंगाल की पुलिस बाहर पहरा देती है कि उसकी चीख बाहर तक आवे, लेकिन चीख सुन के कोई दूसरा अंदर ना आ पाए। इस तरह की स्थिति को देख करके हम रोएं, हंसें, दुखी हों, गुस्सा हों, यह बात समझ में नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी यह खुद करवा रहे हैं, आंखें मूंदे क्यों बैठे हैं हमें नहीं समझ पा रहा। जब मुझे समाचार चैनलों के माध्यम से इस विविधता का पता चल गया तो मोदी के पास तो खुफिया एजेंसी है, फिर मोदी चुप क्यों है, यह आप जरूर विचार करेगा। मैं समझ रहा हूं कि नरेंद्र मोदी यह सोच रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में अगर 2-4-10 महिलाओं की बलात्कार से मौत हो रही है, नरकीय जीवन 1000, 10,000, 50,000 या लाख महिला कर रही हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं राष्ट्रपति शासन लगा दूंगा तो वो ममता बनर्जी को वोट बैंक में तब्दील कर देगा और सिंपैथी लहर ममता को मिल जाएगी। हमें तो वोट से मतलब है, हमें किसी के मरने, जीने, बलात्कार करने, बेविचारी होने, बेविचार करने से क्या फर्क पड़ता है। मैं यह बात दुखी मन से नहीं, बहुत सोच समझ के विचार करके कर रहा हूँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी के विरुद्ध एक्शन लेने से किसी भी दिन हामी नहीं भरी है। ना तब जब केंद्रीय जांच एजेंसियों को ममता की पुलिस ने गिरफ्तार करवा लिया, कोलैप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, उस दिन यह कर देना चाहिए था, लेकिन ममता बनर्जी के विरुद्ध एक्शन लेने में नरेंद्र मोदी इसलिए डर रहे हैं कि वोटों का नुकसान न हो जाए, और यह दुखद है, क्षोभ व्यक्त करने वाला है। मैं इसका विरोध करता हूँ। खैर, किसानों की बात करते हैं। सरकार ने किसानों को कुछ प्रस्ताव दिया है। उनका प्रस्ताव था कि हम आपके एमएसपी वाली बात कुछ फसलों की मान लेते हैं, एक सुझाव के साथ। वह सुझाव सरकार का बड़ा सर्वोत्तम था और यह राष्ट्र हित में, किसान हित में था और भूमि के हित में, जमीन के हित में था। लेकिन किसानों ने ना तो राष्ट्र हित माना, मतलब उनके लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि नहीं है, किसान का हित सर्वोपरि नहीं है,
और भूमि हित सरोवर, जिस भूमि को भूमि पुत्र के रूप में किसान अपने आप को प्रचारित करते हैं और भूमि के भरोसे वो उनका जीविकोपार्जन चलता है, उस भूमि का भी कदर नहीं किए। वो क्यों, मैं आपको कुछ मिनट में समझा रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि किसानी में एक ही फसल को हर बार 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 बोया जाएगा तो जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी, इसलिए फसल को बदल बदल करके बोया जाता है। जैसे अगर आप गेहूं बोए हैं तो अगले बार में मटर बोइए या तिलहन बोइए, कुछ बोइए। उससे खेत की भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और भूमि मजबूत होगी तो किसान मजबूत होगा। कुछ चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि हरियाणा पंजाब में पानी की समस्या है, वहां पर पानी में सतलुज यमुना नदी, हरियाणा और पंजाब का झगड़ा है, पाकिस्तान और भारत का झगड़ा है। तो अगर वहां पर कुछ इस तरह की फसलों की बुआई हो जिसमें कम पानी लगे तो वहाँ जो पानी की समस्या है, जल स्रोत सूख रहे हैं और वहाँ पर सूखे की आपातकाल का खतरा तुरंत सर पे है। आज कल 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन, साल, 6 महीने में यह हो जाएगा। लेकिन किसानों ने कहा कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हम जो कह रहे हैं हम वही मानेंगे। मतलब किसानों को देश की भी चिंता नहीं है। दूसरा कि अगर आप कोई कमर्शियल खेती करते हैं तो उससे किसानों को लाभ होगा। जैसे कपास बोए, तेल बोए, तिलहन बोए, जैसे लहसुन लोग कह रहे थे 400 पार हो गया, तो अगर आप लहसुन बोएंगे तो 1 किलो लहसुन 400 में बिकेगा और 1 किलो गेहूं 30 रुपये में बिकेगा। तो मतलब आपको कितना गुना ज़्यादा फायदा होगा, सरकार ने यह कहा है। और राष्ट्रहित का बात इसलिए है कि सरकार चाहती है कि जिन फसलों की कमी हमारे देश में है, किसान उन फसलों को बोए, उससे यह देश आत्मनिर्भर होगा और विदेशी मुद्रा के रूप में उन चीज़ों की आयात से राष्ट्र उन्नति करेगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। क्योंकि मजबूत अर्थव्यवस्था होगा तभी तो किसान को मुफ्त में बिजली, मुफ्त में राशन, मुफ्त में डीएपी और मुफ्त में कर्ज माफ़ी दी जाएगी। उसके लिए सरकार के पास पैसा होना चाहिए। कहा कि हमको राष्ट्र, किसानों ने कहा कि हमको राष्ट्र से भी कोई मतलब नहीं। अब आप सोचिए कि कोई किसान यह कह रहा है कि मुझे, आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को सादर प्रणाम, किसान कह रहा है कि मुझे मेरे हित के अलावा और किसी हित पर कोई चर्चा नहीं सुनना है। और सरकार कह रहा है कि हम आपको एमएसपी देंगे, एमएसपी में फसलों की सूची बताएंगे। आपको एक बात बता दूं, इंदिरा जी ने जब एमएसपी का विचार किया था, उस वक्त की परिस्थिति ये थी कि हम 1965 का युद्ध हार चुके थे। देश भर में स्थिति बड़ा असमंजस की थी, मोराल डाउन था। अमेरिका से वहाँ के सुअर की खाने वाली अनाज भारत में आता था। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी पुराने आदमी हैं, अमेरिका शायद गेहूँ चावल को इन्होंने देखा होगा, हम तो सिर्फ सुने हैं। इतना बड़ा बड़ा शायद चावल होता था जो खाया नहीं जाता था। तो इंदिरा जी ने कहा कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमको दुनिया पर, विदेश पर डिपेंड ना होना पड़े। तो उन्होंने किसानों को एक लालच दिया, क्योंकि उनको पता था कि हमारे लालची लोग हैं, बिना लालच दिए काम नहीं करते, प्रोत्साहन से तो हम कमाई नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि आप फसल बोइए, हम उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदेंगे, मतलब हम आपकी फसल को 100% खरीदेंगे। किसानों को लगा कि भाई हम फसल बोएंगे और सरकार खरीद लेगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमको बेचने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। इंदिरा जी का यह साहसिक निर्णय या दूरगामी निर्णय का लाभ यह हुआ कि आज हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं, बल्कि विदेश में भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उस एमएसपी के लालच देने का परिणाम हुआ। उसी को नजीर मान के वर्तमान सरकार ने चाहा है कि भाई हम एमएसपी देंगे, लेकिन उन फसलों पर नहीं देंगे जो फसलें प्रचुर मात्रा में है और हम उसकी आवक से परेशान हैं। आप उन फसलों पर एमएसपी लीजिए जो फसलें हम नहीं पैदावार कर पाते, नहीं बो पाते, नहीं पैदा कर पाते। तो उससे क्या होगा कि एमएसपी की गारंटी की जब लालच किसानों को मिलेगी तो वो फसल बोएंगे तो हम उस फसलों पर आत्मनिर्भर होंगे, जैसा कि उन फसलों पर आत्मनिर्भर हैं जो 65 से पहले हमारे लिए द्रोह काम था।
और उसका दूसरा फायदा यह होगा कि उन फसलों की, उन अनाजों की हम विदेश से मंगाते हैं तो विदेशी मुद्रा खर्च होता है, और विदेशी मुद्रा मुश्किल से कमाया जाता है क्योंकि देश में तो छपाई हो नहीं सकती, वो विदेश से आती है तो वो बड़ी महंगी पड़ती है। लेकिन किसानों ने इन सब को इनकार करके यह स्पष्ट कर दिया कि किसानों का आंदोलन पथभ्रष्ट हो गया है। ना तो उसमें कोई किसान का फायदे की बात है, ना राष्ट्र की फायदे की बात है, ना भूमि की फायदे की बात है। तो जब किसान अपने उस भूमि का भी हित नहीं देख रहा, भूमि के हित से आपको एक बात बता दूं कि भूमि के हित में सरकार ने कहा था कि भाई जहाँ पर जो फसलें ज़्यादा पानी मांगती है और उस इलाके में पानी की कमी है, तो उन फसलों को वहाँ ना बो करके ऐसी फसल बोई जाए जिससे कम पानी लगेगा, तो जल स्रोत सूखने का जो खतरा है वो कम हो जाएगा, उसकी आशंका कम हो जाएगी। लेकिन किसानों ने नहीं माना। मतलब किसान को भूमि की चिंता नहीं है, किसान को राष्ट्र की चिंता नहीं है, किसान को अर्थव्यवस्था और देश की चिंता नहीं है, और देश के आर्थिक हालात की चिंता नहीं है, ना ही उनको जानकारी है। तो इसमें दो बातें क्लियर होती हैं कि या तो यह किसान इन चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, या वो बहुत समझदार है, उनको कोई और आदमी प्रोंट कर रहा है, और जो प्रोंट कर रहा है उसको किसानों के हित की कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो किसी भी तरह से इन केन प्रकेन भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद करने की साजिश रचनी है, और उसमें किसानों को साजिश का हिस्सेदार बनाना है, और उस हिस्सेदारी से वो सरकार को परेशान करे, आगजनी तोड़ फोड़ और बवाल करे, जिससे सरकार अस्थिर हो या मजबूर हो उन सारी बातों को मानने के लिए। एक किसान ने कहा ही था कि हम इसलिए नहीं आए कि हमारा कोई मांग है, हम इसलिए आए हैं कि नरेंद्र मोदी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है, और राम मंदिर के बाद तो तेजी से बढ़ा है। यह आंदोलन उनके ग्राफ को कुछ कम करेगा, और जब ग्राफ कम होगा तभी मोदी मजबूर होगा, और मोदी मजबूर होगा तो देश कमजोर होगा। यह उद्देश्य स्पष्ट है, विचार जरूर करिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि पश्चिम बंगाल को बचाइए, वहाँ के महिलाओं की प्रतिष्ठा बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाइए, चुनाव का चिंता छोड़ दीजिए, पहला मांग। और दूसरा मांग कि किसानों से सख्ती से निपटिए। कई बार होता क्या है कि एक आदमी की बलि दे करके अगर लाखों आदमी की जान बचाई जाए तो वह बलि सस्ती होती है। महाभारत में अगर दुर्योधन को मार दिया जाता तो 10 लाख से ज़्यादा लोग मरते नहीं। मतलब एक दुर्योधन को बचाने के लिए हजारों लाखों वीरों की कुर्बानी हो गई थी, कत्लेआम हो गया था। अगर एक दुर्योधन को सब मिलकर मार देते कि तुम्हारी हठधर्मिता का वजह से युद्ध खड़ा हो गया है, और युद्ध में लाखों वीर इस तरह से उधर से दोनों तरफ से मरेंगे, ये धरती वीर विहीन हो जाएगी। लेकिन एक दुर्योधन को बचाया गया और लाखों वीरों को इस धरती से वीर विहीन कर दिया गया। किसान के आंदोलन में भी यही है। अगर कुछ लोगों को सख्त सजा दे करके हजारों लाखों मजदूरों को बचाया जा सकता है, किसानों को उबारा जा सकता है, देश की अर्थव्यवस्था संभाला जा सकता है, तो यह निर्णय लेना चाहिए। और दूसरा कि अगर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा करके वहाँ के महिलाओं का लाज बचाई जा सकती है, तो वोट बहुत सस्ता है, और वोट बैंक के लालच में महिलाओं की आबरू के साथ खेलना किसी के लिए भी श्रेयस्कर नहीं है। मोदी जी आपसे प्रार्थना है कि महिलाओं को बचाइए और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। पश्चिम बंगाल के महिलाओं के साथ हार्दिक संवेदना और दुख के अलावा और कुछ मैं व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे हाथ में सिर्फ प्रार्थना करना है और निहोरा करना है, जो मैं कर रहा हूँ। बाकी माता रानी आप पर कल्याण करे और नरेंद्र मोदी को बुद्धि दे, ताकि वो पश्चिम बंगाल के महिलाओं को बचाएं और किसानों को, जो असली किसान हैं, उनको भी संवारें। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। सादर प्रणाम।